So hello everyone, my name is शुभम उपाध्याय. वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस. आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है मेंडल के लॉज पे. ठीक है, मेंडल के लॉ पे. ठीक है, उसके पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं. ठीक है, देखो मेंडल ने जो 7 पेयर्स लिए थे वो तुम्हारे जो थे वो इनिशियली वो 34 पेयर्स पे काम कर रहे थे. ठीक है, 34 कैरेक्टर्स पे ट्रेड्स बोल लो. ठीक है, इनिशियली वो 34 ट्रेड्स पे काम कर रहे थे. ठीक है, वैरायटी पे बोल सकते हो. उसके बाद इन्होंने 22 पेयर्स पे काम किया. ठीक है, और बाद में काम करते करते इन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो इन्होंने 14 ट्रेड या 7 पेयर्स इन्होंने 7 पेयर्स या 14 ट्रेड पे काम किया. देखो अब यहां से तुम्हें एक मैं बहुत वो चीज बताने वाला हूं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है, देखो 14 14 ट्रू ब्रीडिंग थी. 14 जो था वो ट्रू ब्रीडिंग था. ब्रीडिंग इसका मतलब ये था ना, 14 ट्रू ब्रीडिंग था मतलब कि वो एकदम प्योर लाइन थी. प्योर लाइन का क्या मतलब होता है कि अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराता है कोई तो या तो वो एकदम डॉर्फी बनेगी किसी भी कंडीशन में, स्टेम हाइट, स्टेम कलर, स्टेम हाइट, पॉट कलर, पॉट शेप, उसके बाद तुम्हारा फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, उसके बाद सीड कलर, सीड शेप. ठीक है, इन सातों कैरेक्टर में या तो वो डोमिनेंट होता या तो वो रेसेसिव होता. तो 7 पेयर जो ये कंफ्यूजन करने वाला है ना, 7 पेयर ऑफ इन्होंने कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर, और 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी. एक का डोमिनेंट और रेसेसिव, दूसरे का डोमिनेंट रेसेसिव, ऐसे करके सातों का डोमिनेंट और रेसेसिव. ठीक है, तो जो 14 थे ना, 14 वो एकदम प्योर लाइन थे. प्योर लाइन का ये मतलब होता है कि वो अगर सेल्फ पॉलिनेशन से कराओ तो एक टाइप का ही उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये एक चीज मुझे बतानी थी. मेंडल ने पहले 34 कैरेक्टर्स पे काम किया, वैरायटीज पे काम किया, फिर 22 वैरायटीज आई, फिर अल्टीमेटली 14 वैरायटी पे वो अपना एक्सपेरिमेंट उन्होंने आगे फर्दर कैरी किया. ठीक है, अब आते हैं हम, बच्चों को क्या होता है कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि 14 ट्रेट लिए थे, 7 पेयर लिए थे, ये मतलब है तो सेम ही, तो कैसे क्या होता है. तो याद रखना 14 ट्रू ब्रीडिंग थे, मतलब 14 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो प्योर लाइन के कैरेक्टर थे, मतलब उससे सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे उसी टाइप का ही बनेगा, कोई दूसरे टाइप का नहीं बनेगा. 7 पेयर्स थे, ये ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज थी. ठीक है, जैसे मान लो इसमें का डोमिनेंट और इसमें का रेसेसिव, तो जो डोमिनेंट वाला था वो डोमिनेंट ही बनाएगा, जो रेसेसिव वाला था वो रेसेसिव ही बनाएगा. ठीक है, तो ऐसे याद रखना 7 पेयर्स थे कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स के, और 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस थी. ठीक है, तो इससे तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप. तो आगे अब आते हैं अपने उस पे, नेक्स्ट जो हमारा मेंडल के लॉज है. ठीक है, मेंडल के लॉज पे बात करते हैं. तो फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है. फर्स्ट लॉ कहता है, मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है वो बोलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, पहला जो लॉ है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके कहने का ये मतलब है ना कि अगर हम कोई भी कैरेक्टर है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर है, किसी भी कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म हो रहे हैं, अब तक तुमने यही पढ़ा ना, किसी भी कैरेक्टर के दो अल्टरनेट फॉर्म हो रहे हैं, या तो वो डोमिनेंट हो रहा है या तो वो रेसेसिव हो रहा है. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं या ट्रेट है, ये कंट्रोल हो रहा है किसी जीन से. ठीक है, कंट्रोल्ड बाई अ पेयर ऑफ जीन्स या अलील्स. ठीक है, अब अलील्स क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, ये हमने अपने सेकंड लेक्चर में देखा है, तो जाओ जाके देखो.
अलील्स जो होते हैं वो जीन्स के अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो टी और टी तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा एक जीन हुआ, और इसके ये जो दो हैं पार्ट्स वो तुम्हारे अलील्स हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो एलील्स होते हैं वो तुम्हारे जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जीन से कंट्रोल्ड होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का वो पार्ट जिसपे कोई इंफॉर्मेशन छिपी होती है, कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। तो मेंडल का पहला लॉ ये बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जीन से क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड होता है, और वो जीन्स पेयर में होते हैं, ठीक है। जीन्स वो पेयर में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स याद है ना, 2n = 46 क्रोमोसोम्स पेयर में होंगे, तो कोई भी जीन्स जो है वो पेयर में होगा, ठीक है। 2n है भाई, ये 24 = 46 नहीं, ये 2n है, 4 बन गया था। तो यहां से देखो, ये बोलता है कि ये जो जीन्स अलील्स है वो किसी में होगा, तो उसमें से क्या होगा कि एक जो फैक्टर होगा, एक फैक्टर वो होगा डोमिनेंट, दूसरा फैक्टर जो होगा वो होगा रेसेसिव। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव कोई साइंटिस्ट नहीं डिसाइड करता है, ठीक है। ये तुम्हारा फंडा क्या बोलते हैं, ये फंक्शन होते रहता है प्लांट्स में। तो उसे जैसे मान लो ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है ना ये, तो अब जैसे इसकी डिस्कवरी हुई होगी तो किसी ने इसका नाम दिया होगा ना कि व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है। समझ रहे हो बात को? ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, किसी ने नाम तो दिया होगा ना। तो सेम वैसे ही जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, उसमें कोई एक पढ़ने में बहुत तेज है, एक पढ़ने में बहुत कमजोर है। तो कोई होशियार वर्ड दिया होगा ना, मतलब इंटेलिजेंट वर्ड दिया होगा ना, यहाँ ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। और कोई कमजोर है तो उसे वीक वर्ड दिया होगा ना किसी ने, वीक है ये इंटेलिजेंट है। तो वैसे ही जो जीन का जो वो था पेयर, वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था उसे वर्ड दिया गया डोमिनेंट, और जो नहीं कर पा रहा था उसे नाम दिया गया रेसेसिव, ठीक है। तो ये कोई क्या बोलते हैं, इधर उधर से आया नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक वर्ड समझ के याद रखना कि डोमिनेंट वो वर्ड है जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तुम्हारा यही डोमिनेंट होगा यही रेसेसिव होगा। मान जाओ जब डिस्कवरीज हो रही थी उस टाइम पे इसे डोमिनेंट बोल दिया गया होता, इसे रेसेसिव। फिर तो ये क्या बोलते हैं, जब डिस्कवरीज हुई थी, जब इसका वो पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा था, तो इसे डोमिनेंट बोला गया, इसे रेसेसिव, ठीक है। तो ये तुम्हें अब याद करना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर ये दोनों जीन्स हैं तुम्हारे, ट्रेट्स हैं तुम्हारे, एलील्स हैं, तो इसमें से जो अपने आप को, जैसे कोई भी कैरेक्टर का जो दो फॉर्म ऑफ जीन्स है, पेयर में होता है ना जीन, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, जैसे मान लो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है। जैसे मान लो इस वाले क्रोमोसोम पे ये सेम पेयर है, होमोलोगस, इस पे जैसे मान लो ये वाला है, इसमें मान लो ये स्मॉल है, तो इन दोनों में से जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, या फिर यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे ए मान लो, तो इन दोनों में से जो भी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ए से तुम्हें कम समझ में आएगा, यहाँ पे तुम इसे कैपिटल बी करो, ठीक है, कैपिटल स्मॉल बी। तो देखो, ए कैरेक्टर के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल ए कैरेक्टर के लिए ये वाला क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा डोमिनेंट क्रोमोसोम है, ठीक है। और बी कैरेक्टर ये वाला क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा डोमिनेंट क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का मतलब ये जीन, यहाँ पे जो ये पार्ट तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना क्रोमोसोम का, ये वाला पार्ट जिसपे जीन प्रेजेंट होता है, जिसपे कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलते हैं जीन, ठीक है। तो ए कैरेक्टर के लिए ये वाला तुम्हारा डोमिनेंट है, ये वाला रेसेसिव है। बी कैरेक्टर के लिए ये वाला डोमिनेंट है, ये वाला रेसेसिव है। तो यहां से आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलता है कि जो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, जो भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो तुम्हारा होगा डोमिनेंट, जो नहीं कर पा रहा है वो तुम्हारा होगा रेसेसिव। इसका एक अगर हम क्रॉस कराएं, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम क्रॉस कराएं, ये सब हमारा फर्स्ट लॉ में ही आता है, एनसीईआरटी तुम उठा के देख लेना। अगर हम इसका क्रॉस कराएं, ठीक है, यहां से तुम्हारा, तुम्हें पता है सारे टॉल बनेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा डोमिनेंट, ये रेसेसिव। तो इसमें जब हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो तुम्हारा वो वाला रेशियो आता है 1:2:1, ठीक है, या फिर 3:1। ये तुम्हारा टीटी हो जाएगा, ये तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तुम्हारा स्मॉल टी। इसमें तुम्हारा क्या बोलेंगे, ये डोमिनेंट, ये तुम्हारा जो ये है ना, ये अब यहां से तुम देखो,
ये तुम्हारा है फिनोटाइप, टॉल इज टू ड्वार्फ, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा एक फिनोटाइप है और एक तुम्हारा है जीनोटाइप। आओ अब उसे देखते हैं कि कौन फिनोटाइप है। देखो यहाँ पे जीन्स की बात हो रही है ना, तो ये तुम्हारा है जीनोटाइप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जीन्स देख रहे हैं ना, जीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये जीन्स की बात हो रही है, यहाँ पे उसके हाइट की बात हो रही है, मतलब एक मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, एक आउटर अपीयरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिनोटाइप की हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आएगा। जहां पे हम जीन्स की बात करें वो तुम्हारा हो जाएगा जीनोटाइप। ये तुम्हारे आउटर अपीयरेंस की, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन सांवला है, किसकी हाइट कितनी है, कौन इस कलर का है। या फिर तुम सीड सीड ले लो, सीड किसी पी प्लांट का सीड ले लो, पॉड का। पॉड में जो डोमिनेंट रेसिड्यू ये ग्रीन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा व्हाइट है, येलो होता है, और सीड में ये तुम्हारा येलो होता है, ये तुम्हारा ग्रीन होता है। तुम यहाँ पे एक चीज देखोगे, नोटिस कर रहे होगे कि जब तुम इमेच्योर सीड देखते हो, जैसे हरी मटर, मटर का पौधा जब ले आते हो, मटर पनीर बनाने के लिए मटर तो लगते होगा ना खेत में से। मैं कहीं से भी लाओ, चाहे तुम क्या बोलते हैं खरीद के रेडीमेड ले आओ, या फिर खेतों में से वो पूरे उसके पेरिकार्प के साथ ले आओ, तो तुम देख रहे होगे कि उसका जो सीड होता है, सीड मतलब जो मटर होता है, वो ग्रीन कलर का होगा। तो तुम्हें लग रहा होगा कि उसमें डोमिनेंट तुम्हारा ग्रीन होना चाहिए, लेकिन नहीं। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब वो मैच्योर हो जाए। जब मैच्योर होता है ना, तो वो ग्रीन कलर येलो में चला जाता है, ठीक है। हम मैच्योरेशन के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो सीड होता है वो तुम्हारा येलो कलर का होता है। इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक मिनट के लिए, बट फिर याद है, ठीक है। और जो पॉड होता है, पॉड वो तुम्हारा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। आउटर कप जो तुम्हारा ऐसे होता है ना, इसके अंदर ही तो मटर होते हैं तुम्हारे। चलो एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर में बताया, इसमें प्लेसेंटेशन बताओ, कौन सा प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन का नाम बताओ। प्लेसेंटेशन इन पी। अब मजा आएगा ना। चलो प्रेजेंटेशन इन पी बताओ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम थे यहाँ पे सीड का जो येलो होगा और ग्रीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिनोटाइप कैरेक्टर हो गया, ये भी फिनोटाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो आता है 3:1, और जीनोटाइप में आता है 1:2:1। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो लॉ है, इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हम पहले कर लें। चलो एक्सेप्शन कर लेते हैं, फिर हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एक्सेप्शन कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन मतलब जो ये मेंडल के जो जितने भी लॉज थे वो 100% ट्रू नहीं थे, इसके एक्सेप्शन बहुत ज्यादा हैं यार। एक काम करते हैं, एक्सेप्शन का हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी हम तीनों लॉ कर लेते हैं। देखो इसमें एक्सेप्शन में आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, प्लियोट्रॉपी, कॉम्प्लीमेंटेटरी जीन्स, और तुम्हारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर एक टॉपिक को पढ़ाने में 3 मिनट भी लगेंगे फिर भी हमारी वीडियो लंबी खिंच जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम डेविएशन का एक अलग से वीडियो बना देंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी तो डेविएशन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अगर तुम बोर्ड्स के लिए हो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। इट स्टेट दैट द फैक्टर और अलील्स, लिखो। अगर तुम बोर्ड्स के हो तो लिख लो यार, लिखने में क्या जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, थ्योरी लिखो। इट स्टेट दैट द फैक्टर अलील्स, फैक्टर कॉमा या स्लैश, फैक्टर और अलील्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जो दोनों फैक्टर्स होते हैं वो अभी मैं समझा रहा, जो फैक्टर्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तुम्हारे डिवाइड जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जाते हैं। इन अ वे दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर्स, मतलब दो फैक्टर्स है ना, रेसिसिव डोमिनेंट या फिर तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम पे दोनों में बताया था, वो उसमें से कोई एक ही जगह, ऐसा नहीं कि दोनों चले जाएंगे, ठीक है। दे डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, इसमें कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले पार्ट का दूसरे में चला जाए, दूसरे का पहले में, ठीक है।
They do not show any blending or mixing. It is also known as law of purity of gametes. There is no exception of this law of segregation. ठीक है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, अब इसको ध्यान से तुम पढ़ना, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर है ए, यहाँ पे तुम्हारा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक ही क्रोमोसोम के दो, तुम्हें इतना तो पता है ना यार कि एक क्रोमोसोम के दो सेट पाए जाते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, तभी तो 2n=46 लिखते हो। और जब मेल गैमेट बनता है तो कोई भी मेल फीमेल गैमेट बनते हैं तो n=23 लिखते हो। n क्या है, नंबर ऑफ सेट है, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, CRSM। CRSM का शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है क्रोमोसोम को, ठीक है। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ सेट है, ठीक है। तो यहां से देखो यहां पे तुम्हारा हो गया कैरेक्टर नंबर ए, यहां पे तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टर नंबर बी, यहाँ पे स्मॉल बी, एक पे डोमिनेंट होगा तो एक पे रेसेसिव होगा, यहाँ पे स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तुम नोटिस करो, जैसे मान लो सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग होना। ये जैसे मान लो एक है, इनका सेग्रीगेशन हो रहा है तो ये अलग हो रहे हैं, सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट कर रहे हैं, सेग्री मतलब अलग और एग्री मतलब एग्रीगेट, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। इसका मतलब होता है जुड़ना, इसका मतलब होता है अलग होना। केमिस्ट्री में तुमने लैब में पढ़ा होगा यार कि जो हमारा कंपाउंड है टेस्ट ट्यूब में जो भी वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, वो एग्रीगेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, मतलब जुड़ते हैं। तो उससे हमें कोई नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, तुम्हें पता है जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस होता है। मियोसिस का काम क्या है, 2n को na में कन्वर्ट करना, मियोसिस। चलो इससे मैं मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मियोसिस किस में होती है, स्पर्मेटोगोनियल सेल में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटोजोआ में, फिर तुम्हारा oogoनियम सेल में, प्राइमरी oogoनियम सेल में, सेकेंडरी oogoनियम सेल में या ओवम में। तुम्हें कमेंट करना है कि मियोसिस किस में होती है, ठीक है। और चलो बस इतना ही कर रहे हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ वो नहीं करना है। अगर तुम बहुत ज्यादा अगर जानकार बन रहे हो अपने आप को तो ये भी बता देना मियोसिस 1 किस में होती है, मियोसिस 2 किस में होती है। अगर तुमने मुझसे पढ़ा होता ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो तुम्हें पता होता, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो जाओ देख लो यार, फ्री की वीडियोज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सेग्रीगेट होगा ना, यहाँ पे सेग्रीगेशन वाला प्रोसेस होगा, सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों क्रोमोसोम है वो तुम्हारे सेग्रीगेट होंगे। तो इसमें जो है ऐसा नहीं है कि ये वाला, देखो मियोसिस में वैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी का एक्सेप्शन मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लेते तो उसमें आता, बट यहाँ पे अभी देखो इसमें ये बता रहे हैं कि कोई भी आपस में मिक्सिंग नहीं होगी। ये वाला जो कैरेक्टर होगा, जैसे ये वाला कैरेक्टर है ना ए, तो ये ए जो होगा वो मतलब क्या बोलते हैं, वो 100% किसी एक में ही जाएगा, ठीक है। जो गैमेट बनेगा किसी एक क्रोमोसोम पे ही जाएगा। ये जो बी वाला है वो भी ऐसा नहीं है कि 50% तुम्हारा ए का हो गया और 50% तुम्हारा स्मॉल ए का हो गया, 90% तुम्हारा बी का हो गया, 10% तुम्हारा स्मॉल बी का हो गया, ऐसा नहीं है। जाएगा तो ये कंप्लीट जाएगा, नहीं जाएगा तो रुक जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होता है जनरली, बट इतना याद रखो कि जाएगा तो कंप्लीटली जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों कंप्लीटली अलग होंगे। तो इसके डेफिनेशन से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, एक बार और डेफिनेशन में रिपीट करता हूं। इट स्टेट दैट द फैक्टर और अलील्स ऑफ ए पेयर, फैक्टर और अलील्स ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में दोनों आपस से सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन द वे दैट गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर्स ऑफ द टू फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, तो इसमें से गैमीट के पास हो सकता है ये वाला कैरेक्टर चला जाए, बट ये आपस में मिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों ए आ गया और ये बी आ गया, ठीक है, ए बी सी, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ए आकर के ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा गलत होगा, ये वाला तुम्हारा सही होगा, ठीक है। जिसमें ये कोई भी जा सकता है, इसके साथ ये भी, इसके साथ ये भी, बट ये दोनों दो कभी आपस में एक साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आता है तीसरा लॉ,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब तीसरा लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वीडियो लंबी हो चुकी है। ठीक है, अभी मेंडल्स के लॉ पे हमारे 2 लेक्चर्स आएंगे। एक में हम देखेंगे डेविएशंस फर्स्ट लॉ के, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड लॉ, उसमें उसका लॉ भी देखेंगे और उसके डेविएशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू। और उसके बाद हमारी रीडिस्कवरी आएगी, फिर क्रोमोसोम। देखो अब हमारा, देखो अब मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम वरी हो कि कितने लेक्चर्स हो जाएंगे। 2 लेक्चर में हमारा मेंडल के लॉ हो जाएंगे, तीसरे लेक्चर में हमारा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, थॉमस हंट मॉर्गन और सट्टन एंड बॉबरी का तुम्हारा वो हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में ये हो जाएगा। चौथे लेक्चर में हम अपना करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, जेंडर डिटर्मिनेशन। ठीक है, जेंडर डिटर्मिनेशन हमारा चौथा लेक्चर हो जाएगा। फिर पांचवें में म्यूटेशन पेडिग्री, पांचवें लेक्चर में म्यूटेशन पेडिग्री और मेंडलियन डिसऑर्डर। और तुम्हारा लास्ट लेक्चर, सिक्स्थ लेक्चर, उसमें आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो तीसरा लेक्चर ये है। इसके बाद 6 लेक्चर और आएंगे। 9 लेक्चर्स में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।